अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? पहले असद कैसर साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और फिर जो फवाद चौधरी साहब को अदालत ले जाया जा रहा है, अदालत से निकाला जा रहा है, जो उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। उससे पहले जो असद कैसर साहब के ऊपर जो FIR दर्ज हुई, जिस तरह उन्हें अदालत में लाया गया, उन्हें अदालत से जेल भिजवाया गया, ये सारी चीज़ें एक सिनेरियो को क्रिएट कर रही हैं और इस सिनेरियो का ताल्लुक इलेक्शन के साथ बहुत गहरा है। अब इलेक्शन के साथ इसका क्या ताल्लुक है और ये सिनेरियो क्यों क्रिएट किया जा रहा है, इस पे हम आज का वीला करेंगे। सबसे पहले तो असद कैसर साहब की तरफ आते हैं। असद कैसर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत गरीब आदमी थे और बसों के ऊपर लटक के, बसों के पीछे लटक के, एक एक सीट के ऊपर दो दो लोग बैठ के सफ़र किया करते थे। उनके पास कुछ सरमाया नहीं था। जमात इस्लामी के अंदर वो रहे बहुत अरसा और जो लोग इनके पस मंज़र को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि असद कैसर साहब के पास आज से 20-25 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन 20-25 बरसों के अंदर उन्होंने ठीक ठाक तरक्की की। इस असद कैसर साहब की तरक्की में बहुत सारे रोल्स थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपना काम भी करते रहे, लेकिन सबसे जो अहम रोल था वो PTI ने अदा किया और इमरान खान साहब ने अदा किया। जब वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ गए और उसके बाद PTI का हिस्सा बने तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी बदलती चली गई। फिर 2013 के अंदर आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनी, ये स्पीकर बने और वो इनका एक गोल्डन टाइम था। उस गोल्डन टाइम में इन्होंने सवाबी के अंदर ठीक ठाक किस्म के बिज़नेस किए, बेशुमार ज़मीनों के कब्ज़े मिले इनको, कुछ और काम इन्होंने ऐसे किए, कुछ फ़ाइलों का लेन देन जो है वो भी किया गया और उसमें असद कैसर साहब ठीक ठाक अमीर होते चले गए। फिर उसके बाद जब वफाकी असम्बली में वो स्पीकर बने तो वफाकी असम्बली के स्पीकर के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, कुछ फ़ंड्स भी होते हैं। उन फंड्स को भी असद कैसर साहब ने इस्तेमाल किया। फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट में होते हुए स्पीकर साहब के पास क्योंकि बहुत कुछ होता है, बहुत इख्तियार होता है, उस इख्तियारात को भी यूज़ करते हुए उन्होंने हर किस्म की मिनिस्ट्री से बहुत सारे फ़ायदे उठाए। इन फ़ायदों की वजह से असद कैसर साहब दिनों में अमीर होते चले गए। अब अगर ये कहा जाए कि ये फैमिली अरबपति है तो ये गलत नहीं होगा। तो असद कैसर साहब बिलाशुबा अरबपति हैं। इनके पास बेतहाशा ज़मीनें हैं, इनके पास बेतहाशा प्लाट्स हैं, इनके बेशुमार बिजनेसेस हैं और इसके साथ साथ इनके पास ठीक ठाक सरमाया भी। ये वो हकीकत है जो इनके इलाके का हर शख्स जानता है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर लोग जानते हैं। एक इनके जो पुराने साथी हैं जो इनके साथ बसों में सफ़र करते थे और उसके बाद इनके घर में जाते थे, इनके साथ रहते होते थे, उन्होंने मुझे मैसेज करके अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह हम बसों के ऊपर लटक के सफ़र किया करते थे और किस तरह हमें खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम किसी न किसी दोस्त को तलाश करके उसकी मदद लेके खाना खाते होते थे। किस तरह हम एक एक चारपाई पे 3-3 लोग सोते होते थे और किस तरह एक वाशरूम था जिसके अंदर 5 बंदों को नहाना पड़ता था, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल के साथ बताई। ये डिटेल्स नई नहीं है क्योंकि असद कैसर साहब को जो शख्स जानता है वो जानता है कि इनकी तरक्की जो है वो दिन को दुगनी और रात को चुगनी तरक्की हुई है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि असद कैसर साहब को अगर गिरफ़्तार करना पड़े तो फिर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो इक्विपमेंट्स ख़रीदे गए हैं उसके अंदर घपले की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया जा सके। इनके पास बेशुमार ऐसे स्केलेटन्स हैं इनके वार्डरोब्स में कि जिनकी बुनियाद पे इनके खिलाफ केसेस बन सकते थे, लेकिन जब केस बनाया गया तो बिल्कुल एक छोटा सा भद्दा सा बुरा सा केस बनाया गया जिसको असद कैसर को डिफेंड करते हुए बड़ा बुरा लगेगा कि मेरे ऊपर क्या केस बनाया गया। सेम इसी तरह फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ। फवाद चौधरी साहब जो है उनकी जो बैकग्राउंड है वो सब लोग वाकिफ़ हैं। उनका जो अदालत के अंदर जब वो वकील थे तो उस वक्त जो किरदार था हम उसको छोड़ देते हैं। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो इनका जो दौर था उसको भी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इनका लाइजन रहा उसको भी छोड़ देते हैं। फिर और जो इनके चचा थे वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, हम उस दौर को भी छोड़ देते हैं। फिर इनके दूसरे चचा वफाकी हुकूमत के वज़ीर होते थे, हम उसको भी छोड़ देते हैं। फिर PTI का जब दौर स्टार्ट हुआ और उसमें जो इल्ज़ामात फवाद चौधरी के ऊपर लगे, हम उन सब चीज़ों को साइड पर छोड़ के हम उन्हें एक शेल्फ में रखते हैं और जो फवाद चौधरी की जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन है उस तरफ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फवाद चौधरी एक बहुत टैलेंटेड आदमी है। जिस तरह उन्होंने हर दौर में अपनी गुंजाइश पैदा की और उस गुंजाइश में रह के उन्होंने जिस तरह तरक्की की और जिस तरह वो आगे बढ़ते चले गए और इमरान खान साहब उनको पसंद नहीं करते थे लेकिन इसके बावजूद तो इमरान खान के साथ जुड़े रहे। जिस तरह मीडिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं, जिस तरह उनकी दोस्तियां सबके साथ, ये उनकी बहुत पॉजिटिव साइड है। अगर हम फवाद चौधरी को, दूसरे फवाद चौधरी को देखें तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर मुश्किल वक्त में जब इमरान खान साहब अकेले रह गए थे उस वक्त भी फवाद चौधरी उनके साथ डटे रहे और भी वो चलते रहे। लेकिन यहाँ पे फिर फवाद चौधरी की ज़िंदगी में एक टर्न आया जिसने एक नए फवाद चौधरी को जन्म दिया और वो फवाद चौधरी है एंटी इस्टेब्लिशमेंट फवाद चौधरी। आपको याद होगा
कि जब जनरल बाजवा साहब का दौर था और उसके बाद पीटीआई सड़कों के ऊपर थी, तो फवाद चौधरी क्योंकि उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथी समझे जाते थे, बल्कि कुछ लोग इन्हें इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा भी कहते थे और ये इमरान खान साहब खुद भी कहते थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव लिया, वो एक बड़ी हैरानकुन सी बात थी और सबको महसूस होता था कि ये ट्रैप हो गए हैं, या फिर हो सकता है कि जो नई क़यादत है मिलिट्री की वो ट्रैप हो चुकी हो और वाकई मिलिट्री के अंदर को बहुत बड़ी तब्दीली आ रही हो। तो फवाद चौधरी साहब मेरा है कैलकुलेशंस में मार खा गए और उस मार की वजह से अब ये मुसलसल मार खाते चले जा रहे हैं। बहरहाल मैं किस्से को मज़ीद मुख्तसर करता हूँ। इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसके बाद फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया, बल्कि उससे पहले फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी साहब के साथ जो कुछ जेलों में होता रहा वो भी आपको पता होगा। जिस तरह उनके ऊपर दर्जनों केस बने, जिस तरह उन्हें धड़ाधड़ गिरफ़्तार किया गया एक केस के बाद दूसरे केस में, जिस तरह एक पुलिस के बाद दूसरी पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर लेती थी, जिस तरह एक ज़मानत के बाद उन्हें फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता था, फिर जिस तरह उन्हें एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता था, जिस तरह उनके मुँह के ऊपर कपड़ा डाल के उन्हें लाया जाता था, तो वो सारी चीज़ें अब हिस्ट्री का हिस्सा हैं। ज़ाहिर उसको दोहराने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने वो मुश्किल वक्त गुजारा और उसके बाद जब सब लोगों को ऑप्शन दिया गया कि अब आप फैसला करें कि आपने इमरान खान साहब के साथ चलना है या फिर आपने स्टेट के साथ चलना है, तो फिर फवाद चौधरी साहब भी उन लोगों में शामिल हो गए कि जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने सियासत से ताइब होने का ऐलान किया। फिर जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, तो उसमें वो जो पहला जलसा था उसमें भी शरीक हुए और उसमें जो इनकी सूरत हाल थी वो भी सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था, किस तरह वो शर्मिंदा थे, किस तरह वो उनके साथ चलना भी चाहते थे, किस तरह उनके साथ नहीं भी चलना चाहते थे, किस तरह उनके साथ रहना चाहते थे, किस तरह उनसे दूर होना चाहते, वो सारी चीज़ें भी अब हिस्ट्री का हिस्सा हैं और एक ज़ाहिर मुश्किल वक्त था जो फवाद चौधरी साहब ने गुजारा। बहरहाल फवाद चौधरी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पहले फंक्शन में गए, लेकिन इन्होंने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और अगर किया भी तो बड़ी लूज़ किस्म की इन्होंने एसोसिएशन रखी और उसके बाद ये अपने घर में बैठ के और खामोशी से ये चलते रहे। लेकिन पिछले 2 हफ्तों के दरमियान कुछ नई तब्दीलियां आई। इन तब्दीलियों की वजह से स्टेट ने भी एक नया नैरेटिव लेना शुरू कर दिया। एक बड़ी तब्दीली तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट है। जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई तो अब ये ऑब्वियस है कि इलेक्शन बहरहाल फरवरी की 8 तारीख को हो जाएंगे और उस अनाउंसमेंट के साथ ही पीटीआई के अंदर भी कुछ अलाइनमेंट्स होनी शुरू हो गई। जिस तरह असद कैसर साहब अली मोहम्मद खान साहब के साथ मिलकर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले और उसके बाद इन्होंने फैसला किया, बल्कि पार्टी ने फैसला किया कि अब दूसरी सियासी जमातों के साथ रब्ता भी किया जाएगा। इसी तरह असद कैसर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रब्ता किया और फिर मियां नवाज शरीफ साहब से भी इनके कुछ साथियों के जरिए रब्ता करके इन्हें पाकिस्तान वापस आने पर मुबारकबाद पेश की। तो ये जो एक नई अलाइनमेंट्स नज़र आ रही थी, तो यूँ नज़र आ रहा था जैसे असद कैसर साहब एक रोल अदा करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब के लिए और उसमें अली मोहम्मद खान साहब भी उनके साथ शामिल है, बैरिस्टर सैफ साहब भी शामिल हैं। फिर इसी तरह जो फवाद चौधरी साहब थे इनकी भी कुछ एक्टिविटी नज़र में आई, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ते में भी थे, नून लीग से रब्ते में भी थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ते में भी थे और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो इनके पुराने दोस्त हैं उनसे रब्ते में भी थे और अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से थोड़ा से दूर भी होना चाहते थे। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसने अलार्म बजाए और इन अलार्मों की बुनियाद पे फिर फैसला किया गया कि वो लोग जो अब किसी साइड पे भी नहीं है, दरमियान में खड़े हैं, कभी वो इमरान खान साहब के साथ चले जाते हैं, कभी वो नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ चले जाते हैं, कभी वो दूसरी सियासी जमातों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इनको सेटल किया जाए। इनकी सेटलमेंट जो वो ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये हैं किस साइड पे। अगर इन्होंने इमरान खान साहब के साथ जाना है तो ठीक है, फिर ये जेल में ज़िंदगी गुजारें और जब इमरान खान साहब को रिहाई नसीब हो तो उसके बाद ये भी रिहा हो जाएं और इस पार्टी के अंदर वो रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं। और अगर ये इमरान खान साहब को छोड़ना चाहते हैं तो फिर ये किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करे, या तो ये परवेज़ खटक साहब के पास जाए और अगर परवेज़ खटक साहब के पास ये नहीं जाते तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएँ और अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी नहीं जाते तो जो सेटल पार्टीज़ हैं उनमें से किसी एक पार्टी का रुख करें और वहाँ पे अपनी गुंजाइश पैदा करें ताकि इनको बाकायदा किसी न किसी जगह सेटल किया जा सके। इनको दरमियान में नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये वो लोग हैं जो तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं और जो ही इमरान खान साहब का एक अच्छा वक्त आया तो ये फौरी तौर पर दौड़ के इमरान खान साहब के साथ शामिल हो जाएंगे। तो अब जो एक नया फिनोमेना डेवलप हुआ है वो एक क्लियर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको फ़रख हबीब की तरह कोई ना कुछ स्टांस लेना पड़ेगा और फ़रख हबीब का जो स्टांस था वो बड़ा ही क्लियर था। उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बाकायदा मुजरिम डिक्लेयर कर दिया था। तो अब अगर असद कैसर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे
तो वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी में भी जाएंगे या फिर वह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आएंगे और क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब की मजम्मत करेंगे और वो बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जो माजी था उसमें क्या क्या किया, क्या क्या कारनामे थे उनके, और उन कारनामों का ये फ़ायदा होगा कि दोबारा ये इमरान खान साहब के पास नहीं जा सकेंगे जैसे फ़रक हबीब साहब नहीं जा सकते। तो अब जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ करनी है, वो दरमियान में कोई एम्बिग्विटी नहीं रख सकेगा। सेम इसी तरह अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये 2 या 3 लोग हैं जो इस वक्त इस सारी सूरत हाल का शिकार हैं, या आने वाले दिनों में पार्टी में से मज़ीद लोग भी निकलेंगे। तो मैं ये इंकशाफ करते हुए मुझे कोई खौफ नहीं है कि 7 और लोग ऐसे हैं कि जो इसी सूरत हाल का शिकार होने वाले हैं और उन सब के ख़िलाफ़ भी इसी किस्म के मुकदमे बनेंगे कि किसी ने 50 लाख रुपए ले लिया था, किसी ने प्लॉट पे कब्ज़ा कर लिया था, किसी ने वीज़ा हासिल करने के लिए पेमेंट कर दी थी, किसी आदमी ने पुलिस को इस्तेमाल कर लिया था, किसी ने किसी को फेंटा लगा दिया था। तो इस किस्म के जो छोटे केसेस हैं उनके अंदर इन 7 लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाएगा और इनको भी एक मौका दिया जाएगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर कोई टेलीविज़न शो में बैठें और बैठ के कोई मज़ीद इंकशाफात करें, ऐसे इंकशाफात करें जिससे इमरान खान साहब का केस, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस मजबूत हो सके, बुशरा बीबी उनका केस मजबूत हो सके और जो खावर मानिका साहब और उनकी फैमिली जो है उनके ख़िलाफ़ केसेस मजबूत हो सकें, फ़रा गोगी के ख़िलाफ़ केस मजबूत हो सके और फिर वो लोग जो उस वक्त तक ये सारी धांधली करते रहे या ये प्रॉब्लम्स पैदा करते रहे या एंटी स्टेट जो नैरेटिव लेते रहे उन सब के ख़िलाफ़ केस मजबूत हो। तो अगर तो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, अगर इस किस्म के प्रोग्राम्स हो जाते हैं तो फिर इन सबको रिलीफ मिल सकता। और अगर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती तो फिर इन सबको इमरान खान साहब का साथी समझा जाएगा। फिर इनमें और चौधरी परवेज़ इलाही साहब में और शाह महमूद कुरैशी साहब में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब अब खासी हद तक तब्दील हो चुके हैं। ये किसी दिन भी एक अनाउंसमेंट कर देंगे ये दोनों भी और इसके बाद ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन पीटीआई के अंदर फिर ये नहीं रहेंगे और या तो ये आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या फिर सियासत से ताइब होकर अपने घरों में बैठेंगे। तो एक उनके अंदर भी तब्दीली आ चुकी है। बहरहाल ये जो 7 लोग नए हैं इन सबको क्लियर लाइन लेनी पड़ेगी, इन्हें साबित करना पड़ेगा कि यहाँ तो हम इमरान खान के साथ हैं या फिर हम स्टेट के साथ हैं। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी इन लोगों की अब बचत नहीं हो सकेगी। अब अगला सवाल एक और ये बनता है कि इन सब के ऊपर इतने मामूली केसेस क्यों बन रहे हैं। जब इनके पास बड़े बड़े केसेस हैं, इनको 9 मई और 10 मई के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर ये छोटे छोटे केसेस इनके खिलाफ क्यों बनाए जा रहे हैं। उसकी एक वजह बड़ी दिलचस्प है। इनके ऊपर जो छोटे छोटे केसेस बनाए जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि जो बड़ा केस हो उसमें से किसी शख्स को निकालना इतना आसान काम नहीं होता। अगर आपने किसी शख्स को गद्दार करार दे दिया है या उन्हें 9 मई और 10 मई का जिम्मेदार करार दे दिया है तो फिर इनको छोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये क्लेम कर रहा है कि जी मैंने 50 लाख रुपए दिए थे नौकरी के लिए और मुझे नौकरी नहीं मिली और इन्होंने रिश्वत हासिल की है, तो वो शख्स किसी वक्त भी अपनी दरख्वास्त वापस ले सकता है। जब वो अपनी दरख्वास्त वापस ले सकता है तो फवाद चौधरी साहब रिहा हो सकते हैं। और इसी तरह ये जो करप्शन का केस है कि वो एक मेडिकल कॉलेज के अंदर करप्शन हुई थी, उस केस के अंदर FIA बड़ी आसानी से डिक्लेयर कर सकती है कि असद कैसर साहब का कसूर नहीं था, बाकी जो 4 लोग थे वो जिम्मेदार थे, तो असद कैसर साहब इस तरह रिहा हो सकते हैं। सेम इसी तरह अगर किसी शख्स ने वीज़ा दिलवाने के पैसे लिए हुए हैं तो कल को शख्स कह सकता है कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे गलतफहमी हुई थी, ये वो शख्स नहीं था। या किसी ने अगर अपनी ज़मीन का कब्ज़ा हासिल करने के लिए या किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा हासिल करने के लिए लेने के लिए पैसे दिए हुए थे तो वो भी इससे मुनारफ हो सकता है। फिर तोशा खाने के अंदर कोई शख्स ये क्लेम कर सकता है कि मेरी अकाउंट से पैसे निकले हैं, तो वो ये कह सकता है जी कि मैंने अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करने दिया था, ये मुझे गलतफहमी और ये शख्स उसमें ज़िम्मेदार नहीं है, तो वो केस बड़ी आसानी से ख़त्म हो सकते हैं। लिहाजा ये जो छोटे केस बनाए जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि इन केसेस को वापस लेना आसान है। लेकिन अगर कोई बड़ा केस बन जाए जिसमें सज़ाए मौत होने का अंदेशा हो, उम्र कैद का अंदेशा हो, तो उसके ऊपर एक तो स्टेट का जोर बड़ा लगता है, दूसरा जब उनको उस शख्स को माफ़ करना हो तो माफ़ी इतनी आसान नहीं होती। तो इसलिए छोटे छोटे केसेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन 7 और लोग अभी हैं जो अनकरीब आने वाले हैं आपके सामने, और इस दौरान ये भी याद रखिएगा कि बुशरा बीबी भी किसी वक्त स्टेटमेंट दे सकती हैं। मैं ये किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे बात कर रहा हूँ, और साथ साथ खावर मानिका साहब की जो स्टेटमेंट्स होगी। और इस दौरान कुछ और इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं जिसमें 194 मिलियन पाउंड्स का जो इशू था वो केस भी खुल रहा है। तो इमरान खान साहब को बहरहाल इलेक्शनों से पहले 3 केसेस के अंदर फिक्स करने का इम्कान मौजूद है। पहला जो केस है वो साइफर केस है, इसके अंदर इमरान खान साहब की बचत मुश्किल लगती है। फिर
इद्दत के अंदर निकाह जो है उसका फैसला किसी वक्त भी आ सकता है और उसमें बुशरा बीबी का बचाव नामुमकिन है। और इमरान खान साहब का भी उसके साथ साथ, फिर इसके साथ साथ जो अल कादर यूनिवर्सिटी का केस है 194 मिलियन पाउंड्स का, ये केस भी अब आपको फौरी तौर पे नतीजे की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो चीज़ है ये आने वाले दिनों में खासा कोहराम बर्पा करेगी पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब और उनके साथी जो उनको ये गलतफहमी थी कि अब उनके लिए शायद कोई फेवरेबल हालात हो रहे हैं, ये गलतफहमी अब उनको निकाल देनी चाहिए। स्टेट अब सीधी हो चुकी है, अब सबके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इमरान खान या फिर स्टेट, इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता।